तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। इमामगंज, बिहार। आज की ये क्लिनिकल डेटा आधारित इंटेलिजेंस ब्रीफिंग इसी निर्वाचन क्षेत्र पर केंद्रित है। देखिए, यहाँ कोई आम राजनीतिक शोर शराबा या नारेबाजी नहीं होगी। हम सिर्फ सिस्टम और मैट्रिक्स की बात करेंगे, व्यक्तियों की नहीं। एक एकदम मैच्योर, जमीनी हकीकत का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। इस ब्रीफिंग का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे, डेटा के सिग्नल्स को डिकोड करेंगे, नतीजों की चीरफाड़ यानी एनाटॉमी समझेंगे, इलेक्टोरल पैटर्न मेमोरी देखेंगे, एक सॉलिड गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और अंत में एक क्लियर विजन और चेतावनी। तो सबसे पहले बात जमीन की नब्ज की। इमामगंज की असली हकीकत आखिर है क्या? देखिए, इमामगंज कोई शहरी इलाका नहीं है। करीब 86.76% आबादी विशुद्ध ग्रामीण है। यहाँ की मिट्टी और मौसम का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मोरहर और सोरहर नदियां, जो कभी जीवन रेखा थीं, अब सिंचाई का बोझ नहीं उठा पा रही। नतीजा, एक भयंकर कृषि संकट। और जब खेत साथ छोड़ देते हैं तो युवाओं को मजबूरी में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये रोजी रोटी और अस्तित्व की एक बहुत ही कठिन लड़ाई है। अब जो बात इस डेटा में वाकई चौंकाने वाली है, वो है यहाँ का स्वास्थ्य संकट। महिलाओं और बच्चों में अनीमिया यानी खून की कमी 69.4% पर है। ये एक रेड अलर्ट है। और गया जिले में लगभग 43% बच्चे कुपोषण के कारण अपनी पूरी हाइट तक नहीं बढ़ पाते, यानी चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये पूरी की पूरी एक जनरेशन का कुपोषण है। अगर बच्चों का विकास ही रुक जाएगा तो भविष्य की आर्थिक तरक्की कैसे होगी? बिल्कुल असंभव है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, डेटा के संकेत। 2025 के ये हेडलाइन नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? 2025 के चुनाव में मतदान प्रतिशत ने 67.75% का एक भारी भरकम उछाल देखा। और ये कोई रूटीन जंप नहीं था। इस एक्स्ट्रा टर्नआउट ने असल में विपक्ष के लिए एक सजा, एक पेनल्टी का काम किया। इस छलांग ने सीधे तौर पर एनडीए के उस बेस को और मजबूत कर दिया जो अब तक शांत था। इसमें ऊंची जातियों और महादलित वोट बैंक का एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एकदम सॉलिड पोलराइजेशन शामिल था। और इसी पोलराइजेशन का फाइनल रिजल्ट इस विशाल मार्जिन में दिखता है। 25,856 वोट। हम पार्टी की दीपा कुमारी ने आरजेडी की ऋतुप्रिया चौधरी को इतने बड़े अंतर से शिकस्त दी। सच कहें तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने इमामगंज को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इतनी बड़ी मार्जिन दिखाती है कि जमीन पर सत्ता की पकड़ कितनी मजबूत है। खैर, यहाँ थोड़ा रुककर एक बहुत ही बुनियादी बात पर गौर करते हैं। किसी भी जिंदा लोकतंत्र में संवैधानिक गरिमा और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का होना बेहद जरूरी है। चुनाव सिर्फ जीत हार का कोई स्प्रेडशीट नहीं है, ये इस बात की भी परीक्षा है कि हम सार्वजनिक मंच पर कितने तथ्यों के साथ और कितनी जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हैं, ताकि हर नागरिक का सम्मान बरकरार रहे। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नतीजों की संरचना। यानी वो कौन से सिस्टमिक कारण थे जिन्होंने इस रिजल्ट की पटकथा लिखी। अगर हम ढांचागत कमियों को डिकोड करें तो कुछ बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। एक तरफ करीब 87% ग्रामीण हकीकत है और दूसरी तरफ अगर उम्मीदवार की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा शहरी हो तो कनेक्ट बनाने में पसीने छूट जाते हैं। डिजिटल प्रेजेंस भी काफ़ी बिखरी हुई थी। और सबसे बड़ा फैक्टर 30.38% अनुसूचित जाति का वो वोट बैंक जिस पर एक ऐसा एकाधिकार, एक ऐसी मोनोपोली बन चुकी है कि वेलफेयर स्कीम्स में बिचौलियों के होने के बावजूद उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाया। ये ढांचागत मिसमैच ही असली गेम चेंजर साबित हुआ। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, पैटर्न मेमोरी। इस क्षेत्र का पुराना इलेक्टोरल आर्क कैसा रहा है? ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 2010 से लेकर 2025 तक सत्ता का ट्रांसफर एकदम स्मूथली एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये बहुत ही शानदार तरीके से एक वंशावधि प्रतिरक्षा यानी डायनास्टिक इम्यूनिटी को दर्शाता है। राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी हो, वो यहाँ आकर स्थानीय राजवंश की लोकप्रियता के सामने एकदम डंप हो जाती है। लहरें कितनी भी बड़ी हो, इस किले की दीवारों से टकराकर लौट जाती हैं। तो अब इस क्लिनिकल ऑटोप्सी से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं समाधान की। हमारा 5वां हिस्सा, गवर्नेंस का एक्शनेबल ब्लूप्रिंट।
इस पूरी विन बैक रणनीति का कोर है एक सॉलिड सिस्टम बनाना, जैसे किसान मजदूर लीगल क्लिनिक्स की स्थापना। इसका सीधा मकसद है पीएमएवाई और पीडीएस जैसी योजनाओं में जनता का हक मारने वाले बिचौलियों को बाईपास करना। इसका टारगेट बहुत क्लियर है, कम से कम 5000 शिकायतों का सीधा निपटारा। जब तक हम माइक्रोकास्ट लेवल पर जाके इन बिचौलियों को नहीं हटाएंगे, तब तक जमीन पर असली बदलाव नहीं दिखेगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए। इसके लिए एक वरिष्ठ कुशवाहा सह प्रभारी की नियुक्ति करना और महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जमीनी स्तर पर क्लिनिक्स और कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। जब तक लोगों के रोजमर्रा के दर्द और उनके हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी पॉलिटिकल समीकरण काम नहीं करेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये गवर्नेंस की बेसिक जरूरत है। और हाँ, गवर्नेंस सुधारने के लिए जब हम इस तरह की डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो भारत के DPDP फ्रेमवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी पॉलिटिकल डेटा इस्तेमाल करें वो पूरी तरह से एथिकल होना चाहिए। नागरिकों की निजता का सम्मान और उनकी स्पष्ट सहमति के बिना कोई भी डेटा स्ट्रैटेजी न सिर्फ गलत है बल्कि अनैतिक भी है। यही पारदर्शिता एक सही गवर्नेंस की नींव रखती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे हिस्से पर, विजन और एक बहुत ही शांत लेकिन गंभीर चेतावनी। देखिए, इमामगंज की साक्षरता दर 66.35% पर आकर मानो थम सी गई है। अगर इन बुनियादी ढांचागत कमियों को अनदेखा किया गया तो पूरी सामाजिक और आर्थिक तरक्की एक जगह रुक जाएगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये गहरा ढांचागत और कृषि संकट हमेशा एक खास परिवार की लोकप्रियता के शोर में दबता रहेगा, या फिर कोई जन केंद्रित ब्लूप्रिंट इस एकाधिकार के चक्र को तोड़ने का साहस दिखाएगा? चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन असली लड़ाई तो सही मायनों में गवर्नेंस डिलीवर करने की है। उन नेताओं के लिए जो सही मायनों में जन केंद्रित शासन अपनाना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का जमीनी स्तर पर उत्थान करना चाहते हैं, blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, ईमेल करें mgr@blueprintstrategies.ai पर या कॉल करें 08044041602 पर। राजनीति से परे एक उद्देश्य।